नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में विश्व दूरसंचार मानक सम्मेलन और इंडिया मोबाइल कांग्रेस का उद्घाटन करेंगे। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता उमर अब्दुल्ला को नई सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया। शपथ ग्रहण समारोह कल श्रीनगर में। भारत ने कनाडा से अपने राजनयिक बुलाने के बाद उच्चायुक्त सहित 6 कनाडाई राजनयिकों को निष्कासित किया। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर इस्लामाबाद में शंघाई सहयोग संगठन सम्मेलन में भाग लेने के लिए आज से पाकिस्तान की 2 दिवसीय यात्रा पर। दिल्ली में हवा की गुणवत्ता खराब हुई। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में ग्रेप का पहला चरण लागू। और महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में पाकिस्तान को हराकर न्यूजीलैंड सेमीफाइनल में, भारत टूर्नामेंट से बाहर। समाचार प्रभात के साथ मैं निखिल कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ के विश्व दूरसंचार मानक सम्मेलन और इंडिया मोबाइल कांग्रेस का उद्घाटन करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि विश्व दूरसंचार मानक सम्मेलन संयुक्त राष्ट्र डिजिटल प्रौद्योगिकी एजेंसी के अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ के मानक कार्य का शासी सम्मेलन है। इसका आयोजन प्रत्येक 4 वर्ष में किया जाता है। इस महत्वपूर्ण वैश्विक कार्यक्रम में दूरसंचार, डिजिटल और सूचना संचार प्रौद्योगिकी क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले 190 से अधिक देशों से 3000 से अधिक उद्योग जगत के दिग्गज, नीति निर्माता और तकनीकी विशेषज्ञ शामिल होंगे। यह कार्यक्रम 6G, कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI, साइबर सुरक्षा जैसी अगली पीढ़ी की महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों के मानकों के भविष्य पर चर्चा करने और निर्णय लेने के लिए एक मंच प्रदान करेगा। इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2024 भारत के नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को प्रदर्शित करेगा, जहां प्रमुख टेलीकॉम कंपनियां और नवोन्मेषक 6G, सेमीकंडक्टर, ग्रीन टेक और इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण के साथ साथ क्वांटम प्रौद्योगिकी और चक्रीय अर्थव्यवस्था में प्रगति पर प्रकाश डालेंगे। इसमें 400 से अधिक प्रदर्शक, लगभग 900 स्टार्टअप और 120 से अधिक देशों की भागीदारी होगी। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन ने अपने 2 कार्यक्रमों के अंतर्गत प्रधानमंत्री प्रारंभिक कैरियर अनुसंधान अनुदान और उच्च प्रभाव वाले क्षेत्रों में उन्नति के लिए मिशन इलेक्ट्रिक वाहन मिशन की घोषणा की है। प्रारंभिक कैरियर अनुसंधान देश की परिवर्तनकारी यात्रा में शामिल होने और भारत की वैज्ञानिक नवाचार उन्नति में योगदान देने के लिए शोधकर्ताओं को आमंत्रित करता है, जबकि मिशन इलेक्ट्रिक वाहन के घटकों जैसे बैटरी सेल, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीन और ड्राइव तथा चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अनुसंधान तथा विकास के तंत्र बनाने के लिए तैयार किया गया है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने प्रदेश में नई सरकार के गठन के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला को आमंत्रित किया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उपराज्यपाल को सौंपे एक पत्र में कहा था कि श्री अब्दुल्ला को विधानमंडल पार्टी का नेता चुन लिया गया है। इसके बाद उपराज्यपाल ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष को मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के लिए आमंत्रित किया। शपथ ग्रहण समारोह कल सुबह श्रीनगर में आयोजित किया जाएगा। इधर हरियाणा की नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह 17 अक्टूबर को पंचकुला में होगा। समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने हरियाणा में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने का श्रेय हरियाणा वासियों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों को दिया है। गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में भारतीय पुलिस सेवा के परिवीक्षाधीनों के साथ बातचीत करेंगे। इस दौरान परिवीक्षाधीन अधिकारी गृह मंत्री के साथ अपने प्रशिक्षण अनुभव को साझा करेंगे। बैठक में अधिकारियों को देश की आंतरिक सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियों से निपटने के लिए श्री अमित शाह से मार्गदर्शन भी प्राप्त होगा। भारतीय पुलिस सेवा 2023 बैच में 54 महिला अधिकारियों सहित कुल 188 अधिकारी प्रशिक्षुओं ने प्राथमिक कार्यक्रम प्रशिक्षण चरण पूरा कर लिया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत और अल्जीरिया के बीच गहरे आर्थिक सहयोग के लिए आह्वान किया है। अल्जियर्स में अल्जीरिया भारत आर्थिक मंच को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करने तथा सहयोग के एक नए युग की दिशा में गति प्रदान करने पर बल दिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 देशों अल्जीरिया, मॉरिटानिया और मलावी की यात्रा के अंतर्गत अल्जियर्स में हैं। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
अल्जीरिया भारत आर्थिक मंच को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि अल्जीरिया के नेतृत्व के साथ विभिन्न चर्चाओं में यह स्पष्ट है कि अल्जीरिया विकास और निवेश के अवसरों को बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि भारत वर्तमान में अफ्रीका में एक प्रमुख निवेशक है और अल्जीरिया और भारत दोनों के बीच बहुत अच्छे आर्थिक संबंध है, लेकिन अभी भी पूरी क्षमता का दोहन किया जाना बाकी है। राष्ट्रपति ने मेक इन इंडिया पहल में अल्जीरिया की कंपनियों को आमंत्रित किया। उन्होंने कहा कि भारत और अल्जीरिया को एक साथ काम करना जारी रखना चाहिए। अल्जीरिया यात्रा के तीसरे दिन में आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेने वाली है। राष्ट्रपति भारत के पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम की जयंती पर उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगी। राष्ट्रपति बाद में सिद्दी अब्दुल्ला साइंस एंड टेक्नोलॉजी पोल यूनिवर्सिटी को संबोधित करेंगी। वह रोमन रूइंस, मुसोलियम और हम्मा गार्डन का भी दौरा करेंगी। अल्जीयर्स से आकाशवाणी समाचार के लिए मयूष शाह। भारत ने कनाडा के कार्यवाहक उच्चायुक्त स्टीवर्ट रॉस व्हीलर सहित 6 राजनयिकों को निष्कासित कर दिया है। इन राजनयिकों से 19 अक्टूबर या उससे पहले भारत छोड़ने को कहा गया है। भारत ने कनाडा में अपने उच्चायुक्त और अन्य राजनयिकों और अधिकारियों को ये कहते हुए वापस बुलाया है कि उसे उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने की वर्तमान कनाडा की सरकार पर भरोसा नहीं है। कनाडा के प्रभारी उच्चायुक्त को कल नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय में बुलाया और उन्हें बताया गया कि उग्रवाद और हिंसा के माहौल में जस्टिन ट्रूडो सरकार के कार्यों से भारतीय राजनयिकों की सुरक्षा खतरे में पड़ गई है। इससे पहले भारत ने कनाडा सरकार के उन दावों को पूरी तरह से खारिज कर दिया था जिनमें कनाडा में भारतीय उच्चायुक्त और कुछ अन्य राजनयिकों को एक मामले में जांच के दायरे में बताया गया था। विदेश मंत्रालय ने इसे आधारहीन आरोप बताते हुए कहा कि ये कनाडा की ट्रूडो सरकार की वोट बैंक की राजनीति का एजेंडा है। समाचार कक्ष से मनोज। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए 2 दिन की यात्रा पर आज पाकिस्तान जा रहे हैं। विदेश मंत्री ने कहा कि उनकी पाकिस्तान यात्रा एक बहुपक्षीय कार्यक्रम के लिए है और उन्होंने द्विपक्षीय वार्ता से इनकार कर दिया था। शंघाई सहयोग संगठन एक स्थायी अंतर सरकारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसमें 9 सदस्य देश भारत, ईरान, कजाकिस्तान, चीन, किर्गिज गणराज्य, पाकिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान शामिल हैं। भारत और कोलंबिया के बीच दृश्य श्रव्य सह निर्माण समझौते पर आज नई दिल्ली में हस्ताक्षर किए जाएंगे। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन भारत के प्रतिनिधि होंगे। इस समझौते से दोनों देशों के निर्माताओं को सह निर्माण के लिए अपने रचनात्मक, कलात्मक, तकनीकी, वित्तीय और विपणन संसाधनों को एकत्रित करने में मदद मिलेगी। दिल्ली में हवा की गुणवत्ता खराब श्रेणी में पहुंच गई है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने वायु गुणवत्ता सूचकांक के 234 पर पहुंचने के बाद पूरे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान ग्रैप के पहले चरण को लागू किया है। इसके अनुसार 27 सूत्रीय कार्ययोजना आज से पूरे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में लागू की जा रही है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने दिल्ली, उत्तर प्रदेश और हरियाणा सरकार की एजेंसियों से सड़क निर्माण, मरम्मत और रखरखाव गतिविधियों में एंटी स्मॉग गन, पानी के छिड़काव और धूल दमन उपायों के उपयोग तेज करने के लिए कहा है। होटल, रेस्तरां और खुले भोजनालयों में तंदूरों में ईंधन के रूप में कोयले और जलाऊ लकड़ी पर भी प्रतिबंध रहेगा। आयोग ने नागरिकों से ग्रैप के नागरिक चार्टर का पालन करने का भी आग्रह किया है, जिसमें अधिक से अधिक पेड़ लगाना, वाहनों के प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र रखना और पर्यावरण के अनुकूल तरीकों से त्योहार मनाना शामिल है। आनंद की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह। इस बीच दिल्ली सरकार ने बढ़ते प्रदूषण के कारण सभी प्रकार के पटाखों के निर्माण, भंडारण और बिक्री पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया है। ये प्रतिबंध अगले वर्ष 1 जनवरी तक लागू रहेगा। उत्तर प्रदेश में हिंसा प्रभावित बहराइच में वरिष्ठ अधिकारियों के घटनास्थल पर पहुंचने के बाद स्थिति अब पूरी तरह नियंत्रण में है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शीर्ष अधिकारियों को घटनास्थल पर भेजने और वास्तविक अपडेट देने के निर्देश दिए। उन्होंने दंगाइयों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के भी आदेश दिए हैं, जिससे इलाके में शांति और व्यवस्था बहाल हो सके। इस बीच पुलिस और प्रशासनिक टीमों ने अशांति में शामिल सभी लोगों को पकड़ने के लिए बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान शुरू कर दिया है। सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए 4 आईपीएस अधिकारी, 2 एएसपी और 4 डिप्टी एसपी तैनात किए गए हैं। पूर्वोत्तर मानसून के आगमन के साथ तमिलनाडु में इस मौसम की पहली बारिश हो रही है। हमारी संवाददाता ने बताया कि बंगाल की खाड़ी में चल रही गतिविधियों के कारण तमिलनाडु के कई स्थानों में तेज बारिश होने का अनुमान है।
चेन्नई और विलुपुरम के तटीय जिलों में 18 अक्टूबर तक तेज बारिश की चेतावनी दी गई है। कल और 17 अक्टूबर को 21 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश होने की संभावना है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और अन्य संबंधित विभागों की 8 टीमों को तैयार रखा गया है। निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने के लिए कहा गया है। शैक्षणिक संस्थानों में अवकाश की घोषणा कर दी गई है और IT कर्मचारियों को घर से काम करने की सलाह दी गई है। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी। उधर मौसम विभाग ने महाराष्ट्र के कई क्षेत्रों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिन के दौरान अलग अलग स्थानों पर बारिश हो सकती है। पालघर, ठाणे, मुंबई, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, अहिल्यानगर, पुणे, सतारा और मराठवाड़ा के कुछ क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है। विभाग ने चेतावनी दी है कि सांगली और सोलापुर में मूसलाधार बारिश हो सकती है। इससे निचले इलाकों में अचानक बाढ़ आ सकती है। तेलंगाना की महिला और बाल कल्याण मंत्री डी अनुसुईया सीताक्का ने घोषणा की है कि दिव्यांग व्यक्ति अनुभाग के अंतर्गत बैकलॉग पद जल्द ही भरे जाएंगे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार उनके आरक्षण को मौजूदा 1% से बढ़ाकर 4% करने के प्रयास कर रही है। श्रीमती सीताक्का ने निजी कंपनियों से भी दिव्यांग व्यक्तियों के लिए कुछ प्रतिशत पद आरक्षित करने की अपील की है। नासा ने यूरोपा क्लिपर लॉन्च किया है, जो किसी गृह मिशन के लिए बनाया गया अब तक का सबसे बड़ा अंतरिक्ष यान है। इस अंतरिक्ष यान का उद्देश्य ये जांचना है कि बृहस्पति के चंद्रमा यूरोपा में जीवन के लिए उपयुक्त परिस्थितियां हैं या नहीं। रोबोटिक्स और ऊर्जा से चलने वाला ये यान 5 साल और 6 महीने में लगभग 2 अरब 90 करोड़ किलोमीटर की यात्रा करने के बाद वर्ष 2030 में बृहस्पति के चारों ओर की कक्षा में प्रवेश करेगा। यूरोपा क्लिपर का नाम इसके गंतव्य बृहस्पति के बर्फीले चंद्रमा यूरोपा के नाम पर रखा गया है। आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में न्यूजीलैंड ने कल रात दुबई में पाकिस्तान को 54 रन से हरा दिया। इस जीत के साथ ही न्यूजीलैंड ग्रुप ए से सेमीफाइनल में पहुंचने वाली दूसरी टीम बन गई है। पहले बल्लेबाजी करते हुए न्यूजीलैंड ने निर्धारित 20 ओवर में 6 विकेट पर 110 रन बनाए थे। जवाब में पाकिस्तान की पूरी टीम 11 ओवर और 4 गेंद में 56 रन पर आउट हो गई। इसके साथ ही भारतीय टीम इस प्रतियोगिता से बाहर हो गई है। भारत 4 अंक प्राप्त करके ग्रुप में तीसरे स्थान पर रहा था। डेनमार्क ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता भारत की पीवी सिंधु आज महिला सिंगल्स के पहले दौर में चीन के ताइपे की पाई यू पो के साथ खेलेंगी। विश्व के 19वें नंबर के खिलाड़ी लक्ष्य सेन दोपहर में 17वीं रैंक वाले चीन के लू गुआंगजू के खिलाफ खेलेंगे। वहीं महिला डबल्स में ऋतुपर्णा और श्वेतापर्णा पांडा का मैच आज चीन की जोड़ी से होगा। मिक्स्ड डबल्स में सतीश कुमार करुणाकरन और आद्या वारियात की जोड़ी का सामना आज शाम इंडोनेशिया की जोड़ी से होगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं अलका सिंह। धन्यवाद निखिल। कनाडा पर भारत की सख्ती को आज अधिकतर अखबारों ने पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। पंजाब केसरी और दैनिक भास्कर की सुर्खी है, अलगाववादी हरदीप निज्जर के मामले में झूठे आरोपों के बीच बड़ा एक्शन, कनाडा के 6 डिप्लोमेट निष्कासित। वहीं दैनिक ट्रिब्यून ने लिखा है, विदेश मंत्रालय ने उठाए कठोर कदम, कनाडा से उच्चायुक्त और अन्य राजनयिकों को वापस बुलाया। नवभारत टाइम्स के शब्द हैं, कनाडा से रिश्ते और तल्ख, भारत ने अपने दूत बुलाए, उन्हें निकाले। हरिभूमि ने जिनेवा में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला के इस बयान को सुर्खी बनाया है, भारत हमेशा से बहुपक्षवाद का प्रबल समर्थक रहा है। हिंदुस्तान के कारोबार पन्ने की खबर है, मौसम की मार से इस साल कीमतों में तेज उछाल, थोक महंगाई ज्यादा बढ़ी। इकोनॉमिक टाइम्स की सुर्खी है, भारतीय शेयर बाजार ने चीन से ज्यादा मुनाफा दिया, 5 साल में 15% रिटर्न। वीर अर्जुन के अनुसार दिल्ली में 1 जनवरी 2025 तक पटाखों के उत्पादन, भंडारण, बिक्री और इस्तेमाल पर प्रतिबंध। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में विश्व दूरसंचार मानक सम्मेलन और इंडिया मोबाइल कांग्रेस का उद्घाटन करेंगे। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता उमर अब्दुल्ला को नई सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया। शपथ ग्रहण समारोह कल श्रीनगर में। भारत ने कनाडा से अपने राजनयिक बुलाने के बाद उच्चायुक्त सहित 6 कनाडाई राजनयिकों को निष्कासित किया। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर इस्लामाबाद में शंघाई सहयोग संगठन सम्मेलन में भाग लेने के लिए
आज से पाकिस्तान की 2 दिवसीय यात्रा पर। दिल्ली में हवा की गुणवत्ता खराब हुई, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में ग्रेप का पहला चरण लागू और महिला 2020 क्रिकेट विश्व कप में पाकिस्तान को हराकर न्यूजीलैंड सेमीफाइनल में, भारत टूर्नामेंट से बाहर। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ।